हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घर में सेफ होंगे और मैं सभी लोगों को धन्यवाद भी देता हूं अपनी तरफ से कि जिन्होंने मेरी जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी कोविड-19 पे उसको शेयर किया है, लाइक किया है और उसके जो व्यूज हैं वो 3000 के ऊपर हो भी गए हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। उसी वीडियो में से कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज जो है फोन कॉल्स के थ्रू मेरे से पूछे गए हैं, तो उनका जवाब मैंने उनको वहां पे भी दिया है। बट ये मैं एक वीडियो बीइंग ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं एक वीडियो और लेके इस पे आया हूँ कोविड-19 पे, तो उन्हीं क्वेश्चंस जो क्वेरीज आई थी उनका जवाब मैं इसमें भी इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो में देखो दोस्तों हम क्या कवर करेंगे। एक तो वर्ड कवर करेंगे नोवल, कि नोवल कोरोना वायरस क्यों कह रहे हैं, नोवल वर्ड क्यों लगा रहे हैं, तो ये कवर करेंगे। दूसरा ट्रांसमिशन, इसका जो ट्रांसमिशन है वो किस तरीके से हमारे अंदर हो रहा है। थर्ड वन इज प्लाज्मा थेरेपी। न्यूज में आजकल प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज्यादा वर्ड यूज हो रहा है, तो व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी, ये भी माइंड में क्वेश्चन है, इसको कवर करेंगे। और तीन टर्म्स हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक, इन तीन टर्म्स को भी दोस्तों कवर करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं नोवल वर्ड से शुरू। नोवल मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं है, नोवल का मीन्स यहाँ पे है न्यू, कि ये जो वायरस है ये हमारे लिए एकदम नया है। तो जहाँ पे इसके बारे में हमें भी आइडेंटिफिकेशन करना है इसका, या जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह जो भी करनी है, ये और वायरस से जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज कोज करते हैं उन वायरस से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है नोवल, मतलब कि न्यू, ठीक है। दूसरा, अभी जो मैंने आपको पहले बताया था वायरस के बारे में, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। वायरस मैंने बताया था कि वायरस होता क्या है, ए न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। पार्टिकल मैंने वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि इसमें कोई भी सेल नहीं है, इसमें सेल नहीं होती, तो ये क्या है, नॉन लिविंग है, तो इसलिए हमने पार्टिकल यूज किया। न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों यूज किया, न्यूक्लिक एसिड है इसके अंदर और प्रोटीन की चारों तरफ इसके एक कवर होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल हमने इसको कहा। बट कुछ वायरसेस इस तरह के हैं कि उनका जो न्यूक्लियो प्रोटीन जो स्ट्रक्चर है इसके भी चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एनवलप। तो ये जो वायरस है ये एनवलप वायरस है, जैसा आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, रेड कलर का आपको एक सर्कल इसमें दिखाई दे रहा है वायरस में, ये रेड कलर का सर्कल इसका एनवलप है, ठीक है। इस एनवलप में येलो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दो तरह के येलो डॉट्स हैं, एक सिंगल है और एक डबल है। जो सिंगल येलो डॉट है ये इसकी एनवलप प्रोटीन है, ठीक है। और जो डबल आपको दिखाई दे रहे हैं डायमर, इसकी मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मतलब कि एम, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये इसकी शेप को डिफाइन करते हैं कि ये किस तरह की इस वायरस की शेप होगी, ठीक है दोस्तों। अब इसी में देखिए आप, इसी सर्कल पे आपको पिंक कलर के स्पाइक्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ये जो स्पाइक्स हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन के होते हैं बने हुए। ग्लाइकोप्रोटीन के जो ये स्पाइक हैं यही हमारे अंदर जो है हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स है उस पर अटैचमेंट में इस वायरस को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पाइक्स हैं इनका फंक्शन क्या हुआ, ये अटैचमेंट, सरफेस से अटैचमेंट में इस वायरस को हेल्प करते हैं। और अब आप इसके बीच में देखिए, बीच में आपको पूरा स्पाइरल शेप जो है ब्राउन कलर का, ये स्पाइरल शेप जो दिख रहा है ये इसका न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड इसमें आरएनए है। ये न्यूक्लिक एसिड पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। पॉजिटिव सेंस नेगेटिव सेंस क्या है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो वायरस है ये आपका आरएनए वायरस है, एनवलप्ड वायरस है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका ट्रांसमिशन। तो सबसे पहली चीज इन्फेक्शन किस तरीके से होगा। इन्फेक्शन जो इसका हो रहा है दोस्तों, अगर मान लिया कोई भी पर्सन है और वो इससे इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से, तो क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, हमारे दो तरह के रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अधिकतर जो वायरस होते हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही इन्फेक्टेड करते हैं, बट ये दोनों को कर रहा है, अपर को भी और लोअर लंग्स तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या ये जिस तरह की मान लो कोई अगर पर्सन है और उसको ये कोरोना से वो इन्फेक्टेड है, तो वो क्या अगर स्नीजिंग करेगा और अगर वो या कफ करेगा, खांसेगा या छींकेगा, तो कम से कम 1 मीटर की दूरी तक उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो जाएंगे। अगर आप उसके सामने है, कोई भी पर्सन उसके सामने है, तो उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स आएंगे, तो उसके अंदर भी वो किस तरीके से जाएगा, उसकी नोज के थ्रू, उसकी आईज के थ्रू, उसके माउथ के थ्रू, तो उसके अंदर जाएगा। तो अंदर जाने के बाद क्या करता है, वो ट्रांसमिशन किस तरीके से होगा, मैंने इस वीडियो में वो कवर किया है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कम से कम 1 मीटर या 2 मीटर की हो सके दूरी बना के रखें सभी आप आपस में। सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पूरा आपको पालन करना है, ठीक है। वही इसका सबसे बड़ा बचाव है। तो देखिए ये मैंने एक प्रश्न बनाया,
इसने स्नीचिंग की या कफ किया इसने, तो यहाँ से ड्रॉपलेट्स निकले और ये कोरोना वायरस मैंने इसका इस तरीके से बनाया, स्पाइक्स हैं ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए। फर्स्ट हुआ है रिलीज, ठीक है। सेकंड वन, ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है इससे अटैचमेंट होगा, अंदर जाने के बाद जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ही जाके अटैच होगा। सेल वाल तो हमारे अंदर नहीं होती है, तो सीधी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होगा। अब वही चीज यहाँ पे बतानी है कि सेल मेम्ब्रेन पे किस चीज से अटैच होगा, कहां पे जाके अटैच होगा, ठीक है। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर है जिसका नाम है ACE2 रिसेप्टर। ACE मींस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने का काम करता है। अब पहले एक पॉइंट उठा कि ACE2 रिसेप्टर्स हमारे अंदर कहां कहां पे है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वहां पे भी है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी ये हमारा मिलता है, ठीक है। तो ये आने के बाद सेल पे जो अटैचमेंट कर रहा है, पहले फर्स्ट मैंने स्टेप बताया रिलीज, सेकंड होगा आपका अटैचमेंट। तो मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाई, ठीक है। ये अंदर हमारा यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म, ये अंदर है हमारा साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, रिसेप्टर लगे हुए हैं, ये रिसेप्टर है ACE2 रिसेप्टर, आपको ये ध्यान रखना है, इसी से आके अटैचमेंट होगा। मान लिया ये मेरी सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये ACE2 ये रिसेप्टर लगा हुआ है, तो वायरस जो होगा इसी से आकर अटैच होता है, किसके थ्रू, ग्लाइकोप्रोटीन के थ्रू, ठीक। मैंने दिखाया भी यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन से इस तरीके से अटैचमेंट हो गया, ठीक है। तो फिर ये अंदर चला जाएगा, अंदर जाने के बाद हमारे पूरी की पूरी जो मशीनरी है, जो मेटाबॉलिज्म है, ये उसको क्या कर लेता है, पूरी की पूरी जो सेल मशीनरी है उसको हाईजैक कर लेता है, वहां के एंजाइम्स का यूज करेगा और अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। सबसे पहला काम ये क्या करता है कि जो हमारे अंदर एंजाइम है फ्यूरिन, ये प्रोटीज एंजाइम होता है, फ्यूरिन एंजाइम क्या करता है, इसकी जो प्रोटीन की जो कवरिंग है उसको हटा देता है, और इसका जो सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस जो RNA है, इसका न्यूक्लिक एसिड है, उसको बाहर निकाल देता है साइटोप्लाज्म में। तो ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, उसके बाद फिर ये कॉम्बिनेटेड DNA में कन्वर्ट होगा, फिर हमारे DNA के साथ रेप्लिकेशन करेगा और कई सारी मल्टीपल कॉपीज अपनी बना लेगा, ठीक है। मल्टीपल कॉपीज बनाने के बाद फिर यहाँ से रिलीज हो जाएगा सेल से, और फिर दूसरी जो अदर सेल्स हैं उनके भी ACE2 रिसेप्टर के पास जाके अटैच हो जाएगा। वही फिर ये प्रक्रिया इस तरीके से चलेगी, वही प्रोसेस फिर चलेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से ट्रांसमिशन करता है। अब अगर हम एक काम करें कि इसको किस तरीके से स्टॉप कर सकते हैं, क्या हो सकता है, तो अभी मुझे नहीं इस तरह का आइडिया भी नहीं है, कुछ साइंटिस्ट जो है डिस्कवरी कर भी रहे हैं, रोज रिसर्च चल भी रही है। अगर हम क्या करें कि कुछ इस तरह की एंटीबॉडीज बनाए, एंटी ACE2 एंटीबॉडी, इट मींस कि जो यहाँ पे जो अटैचमेंट हो रहा है इस अटैचमेंट को होने ही ना दें, इस तरह का कुछ बनाए कि ये अटैचमेंट यहाँ से हो ना पाए, तो ये वायरस रुक सकता है। तो इस तरह का ये कुछ रिसर्च अभी चल रही है। तो अगर ये इस तरीके से रुक जाता है तो फिर ये अटैचमेंट हो ही नहीं पाएगा, अटैचमेंट नहीं होगा तो अंदर सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ इसका पूरा का पूरा ट्रांसमिशन। सेकंड जो है आपका थर्ड वन, ये प्लाज्मा थेरेपी। अब प्लाज्मा थेरेपी को देख लेते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। तो आइए अब देख लेते हैं प्लाज्मा थेरेपी क्या है। तो उससे पहले मैं समझना पड़ेगा कि प्लाज्मा क्या है। तो अगर मैं प्लाज्मा को लिखूं कि व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होता है आपका ब्लड माइनस, इसमें से हम क्या कर देंगे, जो ब्लड आपकी सेल्स है, ब्लड सेल्स, या इनको कॉर्पसेल्स भी बोलते हैं। तो अगर आप ब्लड सेल्स को ब्लड में से हटा देंगे, आपके पास मान लीजिए ब्लड है और उस ब्लड में से आपने क्या किया कि जो उसकी ब्लड सेल्स हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये अगर आपने हटा दी तो जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका क्या कहलाएगा, प्लाज्मा कहलाएगा। तो इससे किस तरीके से थेरेपी कर सकते हैं, तो एक इसमें वर्ड आता है सीरम। सीरम में क्या होगा, ये आपके सीरम में जो ब्लड को जो क्लोट करने वाले क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो भी हट जाते हैं, तो आपका सीरम होगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं पहले प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा क्या हुआ कि आपके पास अगर ब्लड है, सैंपल है, उस ब्लड में से आपने क्या किया कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, WBC हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, तो इसमें से उन सेल्स को सभी को हटा दिया। ये प्लाज्मा जो है आपका 55% पार्ट होता है ब्लड का, और 45 रेस्ट जो बचा हुआ है उसमें आपकी सब ब्लड सेल्स वगैरह होती हैं। ये काम क्या करता है, ये काम करता है आपकी जो ब्लड है उसकी pH को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। तो इससे हम किस तरीके से थेरेपी कर सकते हैं, इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बाहर से कोई भी
अगर हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर रहा है बैक्टीरिया, वायरस या फंगल स्पोर्स, कुछ भी बाहर से एंट्री कर रहा है, उसको हम एंटीजन बेसिकली बोलेंगे। तो वो जो एंट्री कर रहा है उसके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी है वो क्या रिलीज करती है, एंटीबॉडीज। तो जो प्राइमरी रेस्पॉन्स होगा, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में सबसे पहले जो होती है वो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स एम, IgM, ये रिलीज होंगी, ठीक है। उस समय के बाद फिर सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, अगर दोबारा फिर आपको यही इन्फेक्शन होता है तो IgG, उसके बाद आपकी होती है IgG। ये दो जो एंटीबॉडी हैं ये आपके प्लाज्मा में होती है, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इससे किस तरीके से थेरेपी कर सकते हैं, तो मान लिया कोई एक पर्सन है और वो प्लाज्मा, ये जो पर्सन है इसको भी कोरोना था, ठीक है, ये एक पर्सन है और इसको कोरोना था, ठीक है। ये रिकवर होके आ चुका है, रिकवर होके आया है, तो इसमें से हम प्लाज्मा ले सकते हैं। उसमें क्या होंगी, उसमें इसके प्लाज्मा में जो इसका प्लाज्मा होगा, इसके प्लाज्मा में दोनों की दोनों एंटीबॉडी आपकी मौजूद होंगी, IgM और IgG, ये एंटीबॉडी इसमें होंगी। मोस्टली तो IgG यही होगी, ठीक है। ये जो एंटीबॉडीज हैं दोनों की दोनों, ये इसमें मौजूद है, बट इसको कम से कम 14 डेज हो जानी चाहिए और इसका फिर कोरोना का जो टेस्ट है वो किया जाएगा। और मैंने 2 टेस्ट जो आपको बताए थे उसमें RT-PCR ये 100% एक्यूरेट है, तो उससे हम इसको टेस्ट करेंगे अगर ये कोरोना पॉजिटिव है कि फिलहाल अभी नहीं। अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इसका प्लाज्मा ले लेंगे। और प्लाज्मा किस तरीके से लेते हैं, ठीक है, उसके मेथड है उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। तो जैसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। ऊपर का जो सुपर न्यूट्रिएंट बचेगा तो वो सुपर न्यूट्रिएंट जो आपका होगा वो सुपर न्यूट्रिएंट प्लाज्मा होगा, ठीक। उस प्लाज्मा में आपके IgG और IgM ये एंटीबॉडी होंगी। इन एंटीबॉडी को अब मान लीजिए कोई पेशेंट है, एक और पेशेंट आपके पास है, ये जो पेशेंट है ये कोरोना से पॉजिटिव है, ठीक। अब हम एक काम कर सकते हैं कि इसकी जो एंटीबॉडीज हैं या इसका जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा को इसमें ट्रांसफ्यूज कर देंगे, इसके अंदर इसको डाल देंगे, ठीक है। ये प्लाज्मा इसके अंदर ब्लड में इसको ट्रांसफ्यूज कर देंगे तो ये जल्दी रिकवर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको टाइम नहीं लेना है कि इसके पहले IgM आएंगे फिर IgG बनेगी, तो इसमें आप पहले से इसको दे पा रहे हैं। बट इससे अब ये क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि कितना हम यूज कर सकते हैं। कि हम ये जो पर्सन था, पहली बात तो ये कि इसको ये फोर्स नहीं कर सकते आप कि भाई आप जो है अपना ब्लड दो और हम उसमें प्लाज्मा इस तरीके से निकालेंगे। बट अभी ICMR ने कुछ इंस्टीट्यूट को ये गाइडलाइंस दी हैं कि आप प्लाज्मा थेरेपी कर सकते हैं, कुछ पेशेंट ठीक भी हुए हैं। तो IgG और IgM जो इसके अंदर भी इसकी जो बॉडी है उसको भी बनाने में टाइम लगेगा, बट आपने इसको ऑलरेडी दे दी तो ये जल्दी रिकवर कर जाएगा। तो ये प्लाज्मा थेरेपी करती है। सिंपल एक और संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि प्लाज्मा क्या है। ब्लड में से अगर आप ब्लड सेल्स को निकाल दें, सारी ब्लड सेल्स आपने निकाल दी, सिंपल आपका क्या बचा, आपका प्लाज्मा बचता है। उस प्लाज्मा में आपकी एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। वो अगर ये कोरोना से का जो पेशेंट था ये ठीक होकर आया है तो इसके अंदर ये ऑब्वियस सी बात है ये दोनों की दोनों जो एंटीबॉडीज हैं ये सब बहुत ज्यादा होंगी। और ये आप टेस्ट भी कर सकते हैं कितनी है, उसकी क्वांटिटी भी चेक कर सकते हैं आप ELISA टेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इसका प्लाज्मा लेंगे और इसके प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज कर देंगे जो कि कोरोना पॉजिटिव है। तो उन कोरोना पॉजिटिव में आप क्या करेंगे, इसको अगर आप डालेंगे ये ट्रांसफ्यूज करेंगे तो वहां पे IgG और IgM इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, और वो उसको जल्दी रिकवर कर जाएगा। तो ये प्लाज्मा थेरेपी है, ठीक है। अब नेक्स्ट कवर करते हैं हम इसमें आपका एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। तो आइए अब देख लेते हैं ये जो 3 टर्म्स हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक, ये क्या है। डिजीज जो है वो किस तरीके से स्प्रेड हो रही है, उन्हीं में से ये टर्म्स आपकी जो है आई है, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले एंडेमिक की, तो देखिए मैंने ये बनाई है, अर्थ है और इसके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर कोई भी डिजीज है और वो डिजीज मान लिया एक कॉन्टिनेंट है और यहीं पर इस तरीके से है और कहीं नहीं की जा रही है, जैसे कि आपका सोयल में या वाटर में आयोडीन की अगर वहां पे कमी है तो गोइटर हो जाता है, इसको घेंगा बोलते हैं हिंदी में। तो अगर वो आपका हो रहा है और ये यहीं पे, क्योंकि पर्टिकुलर कोई भी एक कॉन्टिनेंट है वहीं पे मान ले कमी है इस तरह की, तो ये वहीं होगी। अगर ये पर्सन यहाँ पे जाएगा तो ऐसा नहीं कि वहां पे डिजीज ये स्प्रेड कर देगा, तो उसको आप, तो ये एक पर्टिकुलर रीजन में है, यहीं पे ही है, तो उसको बोलेंगे हम एंडेमिक। इसको आप याद इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस वर्ड आया है एंड। एंड का मतलब क्या होता है,
समाप्त होना कि वहीं का वहीं है, बस ये समाप्त हो गया, तो यही रहेगी, एक ही रीजन में है, पर्टिकुलरली रीजन में है, तो इसको उस डिजीज को हम बोलते हैं एंडेमिक। जैसे कि मलेरिया है, वो अफ्रीकन कंट्रीज में ही है अधिकतर, देखा गया तो वहां के लिए एंडेमिक है, ठीक है, तो ये आपका एंडेमिक। दूसरा एपिडेमिक। अब अगर कोई डिजीज है और वो डिजीज पहले आपकी एंडेमिक थी और एट ए पर्टिकुलर टाइम पे वो उस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत तेजी से फैलती जा रही है, वो तेजी से उसका जो है ट्रांसमिशन हो रहा है, पहले यहाँ पे देखो इतनी थी और ये एकदम बढ़ती हुई चली गई, दैट इज नोन एज एपिडेमिक। तो कोई डिजीज अगर एक सिंपल कोई रीजन है और उसमें बहुत तेजी से पर्टिकुलरली उसी टाइम पे बढ़ती हुई जा रही है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, एपिडेमिक, ठीक है। अब आई आपकी पैंडेमिक। पैन माने अगर देखा जाए, पैन माने होता है ऑल, ठीक है। अब ये डिजीज जो थी ये यहीं पे थी, इस कॉन्टिनेंट में मान लिया थी और बहुत तेजी से ही फैल रही थी। अब अगर ये यहां से कोई पर्सन यहाँ पे गया, यहाँ पे भी इसी तरीके से फैलेगी एट द सेम टाइम, यहां से यहां गया तो इस कॉन्टिनेंट में भी इस तरीके से फैलेगी। अगर ये थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो सभी कंट्रीट में एक साथ इस तरीके से फैलती जा रही है, तो उसको हम बोल देंगे पैंडेमिक। इसको एक तरीके से और भी याद कर सकते हैं, अगर हिंदी में याद करें, पी से परदेसी, परदेश मतलब एक देश से दूसरे देश, और दूसरा पी से ही आपका क्या होता है, पी से ये पासपोर्ट, पासपोर्ट मिलेगा तभी आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा पाते हैं, ठीक है। तो पैंडेमिक को इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अलग अलग कॉन्टिनेंट में एक साथ एक ही टाइम पे कोई डिजीज बहुत तेजी से स्प्रेड अगर हो रही है, महामारी एक तरीके से, तो इसको बोलेंगे पैंडेमिक। तो जो एंडेमिक है ये एक पर्टिकुलर रीजन में ही होगी, अलग जो कॉन्टिनेंट्स में इस तरीके से नहीं फैलेगी। एपिडेमिक उसी रीजन में एक टाइम में बहुत तेजी से बढ़ती चली जाएगी, जैसे वुहान में, चीन में जो वुहान है जहां से कोरोना वायरस आया है, वो एंडेमिक हुआ होगा पहले, कहीं ना कहीं वो जो वुहान में जो है पहले वो एंडेमिक रहा होगा, उसके बाद वो एपिडेमिक हुआ, वुहान में बहुत तेजी से फैल गया और वहां से फिर ये पूरा का पूरा क्या होगा, पैंडेमिक। सारी ही जितना वर्ल्ड है सभी में फैल चुका है। तो तीन टर्म्स है, एंडेमिक एंड से याद रख सकते हैं कि बिल्कुल वहीं के वहीं एक ही पर्टिकुलर रीजन में है। एपिडेमिक माने स्प्रेड, वहीं एट ए टाइम स्प्रेड हुई, और पैन पासपोर्ट से आप याद रख सकते हैं एक देश से दूसरे देश में, ठीक है। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, कॉन्टिनेंट एक टाइम इस तरह से फैल रही है, तो ये आपकी क्या होगी, पैंडेमिक। तो ये तीन टर्म्स क्लियर हुई। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये टर्म्स जो है क्लियर हुई होंगी और जो भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है वो सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी पॉइंट है वो आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, और मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। पुरानी जो मेरी वीडियो है कोविड-19 पे, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उसको देख सकते हैं और मुझे पर्सनली फोन भी कर सकते हैं। तो अब लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने घर में रहें, सेफ रहें, दूसरे भी सेफ रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।